भारत का आज अमेरिका के साथ ही नहीं है ये 2+2, जापान के साथ भी 2+2 है। और आज डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों जापान जा रहे हैं यहाँ से, वहां भी 2+2 होने वाला है। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 है, रूस के साथ, रशिया के साथ भी 2+2 है। कि आई विश के इंडिया में कोई ऐसी सियासी एकेडमी होती कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी मिलके पैसा जमा करते हैं कि यार सियासतदानों को क्रैश कोर्स करा दो कि अपनी इज्जत कायम करने और मुल्क की इज्जत को कायम रखने के लिए क्या चाहिए होता है। यानी उनकी जो कन्विक्शंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनके मुताबिक वो सर उठा के चलते हैं। तो एक तरह से इससे ये भी लगता है कि यदि रूस भी चाहता है कि भारत जुड़ जाए उसके साथ, अमेरिका भी चाहता है कि जुड़ जाए भारत उसके साथ, तो क्या ये भारत की जो आवाज है उसका वजन बढ़ने का एक एग्जाम्पल हुआ क्या, कि सारे देश चाह रहे हैं कि भारत अपनी जो सोच है वो उनके साथ मिला के उनके साथ उठा हो। भारत ने अमेरिका, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन 4 देशों के साथ अलग अलग 2+2 का करार करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह कहा जा रहा है कि यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हुए असरों और रसूख का प्रमाण है। पाकिस्तानी मीडिया भी इस चर्चा से अछूता नहीं है। आइए आप भी सुने। 2+2 की क्या सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम एंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट? आप इसको कैसे देखते हैं ये चीज को? आज अमेरिका के साथ ही नहीं है ये 2+2, जापान के साथ भी 2+2 है। और आज डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों जापान जा रहे हैं यहाँ से, वहां भी 2+2 होने वाला है। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 है, रूस के साथ, रशिया के साथ भी 2+2 है भारत का। तो जो बड़े मुल्क हैं जिनके साथ ताल्लुकात बड़े अहम हैं, उनके साथ 2+2 भारत ने बना रखा है। और 2+2 के चलते एक नहीं, दो नहीं, 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट एक के बाद एक 2016 से शुरू होकर 2020 तक ये 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन हो गए हैं। आज अमेरिका भारत को जो है वो अपना मेजर डिफेंस पार्टनर कहता है। तो सबसे पहले तो ये कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने की जरूरत है जमीन पर, वो उसके लिए ढांचा बना लिया गया है। और उसमें ये 2+2 ने काफी मदद की है उस तरह का ढांचा बनाने के लिए। और उसी के चलते आप देखें कि ये लगातार अभी भी कोशिश है। जैसे इस बार उनकी मुलाकात हुई है तो उन्होंने एक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट तैयार की है, साइन की है, और कहा है सीखना चाहिए हिंदुस्तान से, क्योंकि वहां पर उन लोगों के ऊपर भी प्रेशर आता होगा। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आता है, लेकिन कोई उनको डिक्टेट नहीं कर सकता। अमेरिका के साथ उनके क्वाड का मेंबर है, रशिया से वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, और चीन के साथ $120 अरब से ऊपर का वो बिजनेस करते हैं। तीनों मुख्तलिफ लोग हैं। उसने कहा कि हम क्यों ऐसा नहीं कर। चाहूंगा कि आई विश के इंडिया में कोई ऐसी सियासी एकेडमी होती कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी मिलके पैसा जमा करते हैं कि यार सियासतदानों को क्रैश कोर्स करा दो कि अपनी इज्जत कायम करने और मुल्क की इज्जत को कायम रखने के लिए क्या चाहिए होता है, किस लेवल की वो क्या कहते हैं गैरत चाहिए होती है। तो वो कुछ इंडिया से जाके सीख लें, चले जाए, उनको बाकायदा क्रैश कोर्सेज कराएं। जबरदस्त। ये इट वाज लाइक ऑन अ लाइटर साइड। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि देखिए, इंडिया ने एक बहुत अच्छी मिसालें कायम की हैं। इंडिया ने दुनिया में जीने का तरीका दिखाया है। वो रूस के साथ भी चल रहे हैं, चाइना के साथ भी चल रहे हैं। चाइना के $100 अरब का उनका बिजनेस आपस का ट्रेड है। अमेरिका के साथ भी चल रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ चल रहे हैं, और हर जगह सर उठा के चलते हैं। यानी उनकी जो कन्विक्शंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनके मुताबिक वो सर उठा के चलते हैं। हमारे यहाँ ये जी हुजूर वाले जो बैठे हुए जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, जापानीज फॉर्मर प्रेसिडेंट सुगा हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि जो क्वाड पार्टनर्स हैं उनको इंडिया को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, साथ लेके चलना चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट आई थी। तो आप कैसे देखते हैं इसको? तो एक तरह से इससे ये भी लगता है कि यदि रूस भी चाहता है कि भारत जुड़ जाए उसके साथ, अमेरिका भी चाहता है कि जुड़ जाए भारत उसके साथ, तो क्या ये भारत की जो आवाज है उसका वजन बढ़ने का एक एग्जाम्पल हुआ क्या, कि सारे देश चाह रहे हैं कि भारत अपनी जो सोच है वो उनके साथ मिला के उनके साथ खड़ा हो। पर जाहिर है कि भारत तो अपनी सोच लेकर आगे जाएगा, कोशिश करेगा कि जो हमारे अपने मुल्क के जो इंटरेस्ट हैं उनको आगे बढ़ाया जाए।
और इसीलिए आप देख रहे हो कि एक तरफ यूक्रेन में माली सहायता भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है भारत, दूसरी तरफ रूस से तेल खरीदने की भी कोशिश कर रहा है। तो अपने नेशनल इंटरेस्ट में क्या समझ आता है भारत को और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, वो लगातार कोशिश होती रहेगी और वही काम सारे बाकी मुल्क भी करते हैं। और इसीलिए बाकी मुल्क चाह रहे हैं कि भारत उनकी बात मान ले, उनका समर्थन करे, उनका सपोर्ट करे। पर ये जो भारत से तालमेल लगातार बनाने की कोशिश जो नजर आ रही है सब बड़े मुल्कों की, मुझे लगता है कि आप देखें कि पाकिस्तान में भी इमरान खान भी प्रेज कर रहे थे भारत को अभी हाल ही में अपनी जो उन्होंने स्पीचेस दी हैं। तो ये पहले तो भारत को नोटिस करना और दूसरा भारत से तालमेल बढ़ाने की कोशिश जो मुल्कों की है, वो जाहिर है कि मुझे लगता है कि अच्छा एक उसका संकेत है, एक इंडिकेशन है कि भारत की आवाज में आज वजन है और ज्यादा देश उससे जुड़ना चाहते हैं, जो उसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि यदि भारत को बहुत अच्छा अपना दोस्त बनाना है उसको, या उनकी कोशिश है कि अलायंस पार्टनर बनाना है, तो डिफेंस कोऑपरेशन को आगे बढ़ना चाहिए, आगे आगे जाना चाहिए। और जब तक रूस सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर रहेगा तो अमेरिका नहीं हो पाएगा। आप देखें हालत ये है कि एक स्वीडन से स्टॉकहोम में सिप्री ईयर बुक छपती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट से। उनकी रिसर्च बताती है कि यदि आप 2019 से 5 साल पहले जाएं तो अमेरिका दूसरे नंबर पर आ चुका था एज ए डिफेंस सप्लायर टू इंडिया। पर अब 2020 से 5 साल पीछे जाएं तो ये काउंटिंग में अमेरिका का चौथा नंबर हो जाता है। फ्रांस और इजराइल दूसरे और तीसरे बन जाते हैं और पहला नंबर रशिया का है। हालांकि पहला नंबर तो रशिया का है, वो 70% से अब 49% पर आ चुका है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन किया है भारत ने। अब भारत दूसरे देशों से भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है या उनसे हिस्सेदारी बना। चीन की विस्तारवादी नीति, जिन देशों की सीमाएं चीन के साथ सटती हैं उन पर डराकर धमकाकर, और फिर जिनके साथ सीमाएं नहीं सटती है उनके साथ कर्जा देकर वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम के तहत उनमें पूंजी इन्वेस्ट करके चीन अपने टेंटिकल्स यानी अपने पंजों को फैला रहा था। और यह अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों के लिए एक प्रकार से चुनौती थी। वे लोग चीन से निपटने की अभी तैयारी में लगे ही हुए थे कि फिर महामारी का काल आ गया और महामारी में सारे देश जितने भी अमेरिका और पश्चिमी देश हैं वे इससे त्रस्त हो गए और उससे ही निपटने में लग गए। लिहाजा चीन के तरफ से जो चुनौती आ रही थी उसको उन लोगों को अनदेखा करना पड़ा। फिर भारत के साथ चीन का तनाव शुरू हुआ, तब उन लोगों को मौका मिला कि भारत ही चीन को जवाब दे सकता है और फिर उन लोगों ने भारत को मदद देने की कोशिश शुरू की। लेकिन इसके बाद फिर एक और समस्या आई जो अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और चीन ने खुलेआम रूस का मदद करना शुरू किया। तो फिर अब अमेरिका और सहयोगी देशों को लगा कि यही समय है जब चीन को पाठ पढ़ाया जाए। लेकिन उनके समक्ष अभी रूस एक तत्काल समस्या है कि पहले रूस से निपटा जाए और फिर रूस के बाद चीन से निपटने में उन लोगों को फिर कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन भारत जो अभी है तटस्थ बना हुआ है। भारत यह चाह रहा है कि वह रूस यूक्रेन या रूस चीन और बाकी जो झंझट है उसमें पड़ने के बजाय पहले अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करे, सामरिक रूप से मजबूत करे। क्योंकि अभी यूक्रेन में देखने को मिला कि सारे नेटो के देश अमेरिका सहित यूक्रेन को चढ़ा दिए, आगे बढ़ा दिए, लेकिन मदद के नाम पर फिजिकली कोई उन लोगों को मदद करने के लिए नहीं आ रहा है और रूस का मार केवल यूक्रेन झेल रहा है। इसलिए भारत ने भी अपनी रणनीति यह बनाई है कि अभी तो वह चीन का मुकाबला कर रहा है, लेकिन चीन ने अपनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत बना ली है कि अगर युद्ध लंबे समय तक चला तो उसकी अर्थव्यवस्था उसको झेल सकती है। लेकिन भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भारत सामरिक रूप से तो चीन का जवाब दे रहा है और देते रहेगा, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अभी उभरती अर्थव्यवस्था है। इसलिए भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भारत ने 4 देशों के साथ, जिसमें अमेरिका है, अमेरिका विरोधी रूस भी है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, इन 4 देशों के साथ 2+2 योजना या करार पर दस्तखत किया है। और यह करार यह है कि इसमें रक्षा और विदेश मंत्री सभी देशों के आपस में वार्ता करेंगे और इससे यह फायदा होगा कि भारत सामरिक दृष्टि से
कि विदेश नीति के में अगर कोई अड़चन आई, सामानों का आदान प्रदान करने में और फिर रक्षा के क्षेत्र में, दोनों में भारत सहयोग चाहता है और भारत इसको और ऊपर के लेवल में लाना चाहता है। इसके अलावा भारत इन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी जा रहा है ताकि भारत का व्यापार बढ़े। अभी भारत के लिए अवसर है, ये अमेरिका सहित पश्चिमी देश रूस से बाहर निकले हैं, तो अगर थोड़ा सा भी मौका मिलेगा भारत को तो भारत उन सारी कंपनियों के बदले वहां पर घुस सकता है और भारत यही कारण है कि वहां से तेल लेना भी अब ज्यादा शुरू किया है। इसके अलावा चीन से जितने भी पश्चिमी और अमेरिका सहित देश हैं वे चीन पर से अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, तो भारत के को उसे अपने विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इसलिए भारत ने 2+2 डायलॉग का करार करके अपने सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक सारे प्रभाव में वृद्धि कर रहा है और भारत अभी तक तटस्थ बना हुआ है, न तो वह चीन और रूस के खेमे में है और न ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के खेमे में है। इससे भारत को थोड़ा मुश्किलों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों खेमे के लोग भारत को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। भारत की कूटनीति का यह कमाल है कि भारत अभी तक दोनों देशों के नजरों में लगा हुआ है कि कौन देश कौन गुट अपने ओर भारत को करे, और यह अच्छी बात है कि भारत दोनों से फायदा ले और आगे बढ़े। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।